Assalamu alaikum guys, my name is मोहम्मद आसिम एंड वेलकम बैक टू TLO MBBS द लास्ट ऑप्शन। गाइस आज का हमारा टॉपिक है लोआ लोआ। ये जो डिजीज़ काज करवाता है उसको हम बोलते हैं लोएसिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड लाइफ साइकिल की बात कर लें तो इस डिजीज़ का जो वेक्टर होता है वो हमारे पास डियर फ्लाई या मैंगो फ्लाई, और इसका जीनस हमारे पास होता है क्रायोसोप्स। इसके लाइफ साइकिल को अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास किसी हेल्दी ह्यूमन को ये डीर फ्लाई ब्लड को सक करते हुए ना इन्फेक्टिव L3 लार्वा उसकी स्किन में एंटर कर देता है। अब वो L3 लार्वा वुंड के थ्रू एंटर होते हुए उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे रिजाइड करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 4 ईयर्स और अडल्ट वॉर्म्स में डेवलप हो जाते हैं। अब अडल्ट वॉर्म फिर माइक्रोफाइलेरिया बनाता है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में है और इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शीथ। तो ये इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ जो है ना माइक्रोफाइलेरिया को ब्लड में माइग्रेट कर देता है। अब ये ब्लड में ट्रेवल करते हैं, मोस्ट ऑफ द डे टाइम में ये ब्लड में होते हैं क्योंकि जो इस फ्लाई का बाइटिंग टाइम होता है ना या फीडिंग टाइम होता है वो डे टाइम ही होता है यूजुअली। तो ये फिर इन्फेक्टेड ह्यूमन के डे टाइम पे जब ब्लड सक करेगा ना तो उसके अंदर वही लार्वा एंटर हो जाएंगे। अब वो लार्वा इस फ्लाई के मिडगट में पहुंच के अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग को लूज कर देते हैं और L1 लार्वा में चेंज हो जाते हैं। अब इस फ्लाई के वो thoracic मसल में L1 लार्वा जाते हैं और L3 लार्वा में चेंज हो जाते हैं। अब यही L3 लार्वा इंसेक्ट के प्रोबोसिस में माइग्रेट कर जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो फीडिंग करेगा वो उन्हीं L3 लार्वा को नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में एंटर कर देगा। इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, अनलाइक प्रीवियस डिजीज ये डायरेक्ट टिश्यू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करता, चाहे इसके डिजीज़ के माइक्रोफाइलेरिया हो या अडल्ट वॉर्म हो। ओके, अब इसके ये करता क्या, फिर ये कैलाबर स्वेलिंग्स करता है। ये एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शन होता है टू द माइक्रोफाइलेरिया एंड अडल्ट्स वॉर्म ऑफ दिस डिजीज। अब उसकी वजह से होता क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडिमा हो जाता है। वो एडिमा हमारे पास उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई हैं। एक तो वो ट्रांसिएंट होता है, मतलब फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा वो लोकलाइज्ड होता है, और तीसरी बात नॉन एरिथेमेटस मीन्स कि वो इन्फ्लेम या रेड नहीं होता। ओके, सब कंजेक्टाइवल माइग्रेशन की बात करें तो जो इस डिजीज़ का अडल्ट वॉर्म है ना, वो पेशेंट की आई के कंजेक्टाइवा में हमें क्रॉल करता हुआ दिखाई देता है। ओके, वैसे तो ये कंडीशन हार्मलेस है, बट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टिंग होती है, इसलिए हमें उसको बाय सर्जिकल एक्सीजन उसको रिमूव करना पड़ता है। इसको हम लैपटॉप की स्क्रीन पे अभी देख लेते हैं, ये किस तरह हमें पेशेंट की आई में देखने को मिलता है। अगर हम अडल्ट वॉर्म की कंजक्टाइवल माइग्रेशन की बात करें तो ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पेशेंट की आई के कंजक्टाइवा में ये अडल्ट वॉर्म क्या कर रहा है, विजिबली क्रॉल कर रहा होता है, रेंग रहा होता है। वैसे तो ये कंडीशन हार्मलेस है, बट पेशेंट के लिए इतनी डिस्कम्फर्टिंग होती है ना कि बेशक ये हार्मलेस है बट यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काज़ कर रही होती है। क्या होता है, सर्जरी के थ्रू फिर इस अडल्ट वॉर्म को एक्सरसाइज कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो पेशेंट के ब्लड स्मेयर में हमें इस डिजीज़ के माइक्रोफाइलेरिया विजुअलाइज होते हैं। ओके, और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हर पैरासाइट के जो माइक्रोफाइलेरिया हैं वो स्ट्रक्चर और शेप वाइज डिफरेंट होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस डिजीज़ में हम एक ड्रग्स देते हैं, डाई इथाइल कार्बामाज़ाइन। प्रीवियस डिजीज़ में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये क्या करता है, इस डिजीज़ के माइक्रोफाइलेरिया को एलिमिनेट तो करता ही है, बट अडल्ट्स को भी किल कर सकता है। इसके अलावा सर्जिकल एक्ससिजन हम करवाते हैं, जो सब कंजक्टाइवल माइग्रेशन को अभी हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट की आई के कंजक्टाइवा में वो एडल्ट वॉर्म विजिबली क्रॉल करता हुआ हमें दिखाई देता है। प्रिवेंशन की बात करें तो हम डियर फ्लाइज के कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। ओके, हमने वेक्टर की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करना है। तो गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।